नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। शिवहर के जिला बने लगभग 26 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन ज़िले का जिस तरह से विकास होना चाहिए अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन इस सब के बीच पिछले कुछ वर्षों में शिवहर में कुछ सकारात्मक देखने को मिल रहा है। तो सकारात्मक ये है कि यहाँ के लोगों में चेतना का विकास हुआ है और कई लोग समस्याओं के संघर्ष के प्रति आगे आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों पे जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। और इसी संघर्षरत लोगों में शिवहर में एक बड़ा नाम है संजय संघर्ष सिंह का, जो अदौड़ी खोरीपाकर पुल निर्माण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उनका ये संघर्ष शिवहर से पटना होते हुए दिल्ली तक भी पहुंचा है और संघर्ष आज भी बदस्तूर जारी है। और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक वह अपनी दाढ़ी को बढ़ाते रहेंगे। आज हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए हैं। उनसे अदौड़ी खोरीपाकर पुल के मुद्दों पे और साथ साथ शिवहर के समस्याओं और उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इस सभी टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। संजय जी, सबसे पहले आप बताइएगा कि अदौड़ी खोरीपाकर पुल के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष की शुरुआत कब से हुई? और ये आप जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं उस पुल के लिए, तो ये जो आप संकल्प लिए तो ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक जाएगा, इस संदर्भ में सिलसिलेवार ढंग से लोगों को बताएं। देखिए मुकुंद जी, सबसे पहले तो शिवहर नामा का बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद कि हम आज बैठकर कम से कम शिवहर की चिंता कर रहे हैं। अभी आपने शुरुआत किया तो आपने कहा कि शिवहर 26 साल पुराना है। मुझे लगता है 26 साल पहले शिवहर बना था, स्थापित आज भी नहीं हुआ है। चाहे हम स्थापना दिवस छोटा मनाते हो या बड़ा मनाते हो, अभी तो ऑफिस में केक काट के भी मना लिया जाता है। कई बार तो राजनीतिक दलों को भी नहीं पूछा जाता, तो बाकी लोग तो समाज से भी आखिरी पंक्ति में आते हैं, इनकी तो कोई गिनती होती नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि सही में शिवहर चूँकि स्थापित नहीं हुआ, इसलिए कोई स्थापना दिवस का भी कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, बना जरूर है। अब जब तक स्थापित नहीं होता है तो निश्चित रूप से संघर्ष ही एक रास्ता है, आंदोलन ही एक रास्ता है, जिसके माध्यम से चाहे वो समस्या जल जमाव की हो या कहीं पे पुल की हो, सड़क की हो या NH 104 की हो, बेलवा का डैम नहीं बन रहा हो या शिवहर को रेल नहीं मिल रहा हो, निश्चित रूप से आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से एक उम्मीद है। मतलब शिवहर का कोई भी बाउंड्री, जिले का कोई भी बाउंड्री अगर रेल के पटरी को नहीं छू रहा है, और अगर छू देगा तो क्या छुआ जाएगा? ऐसा तो है नहीं। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो या मतलब सरकार हो या राजनीतिक दल हो, चुनाव के समय लोग ज़रूर कहते हैं हमारी पुल की बात करेंगे, कभी रेल की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, लेकिन बस काम नहीं करते हैं। और जब तक ये लोग इसका बात जो है धरातल पर उतर के नहीं आए, काम होना प्रारंभ नहीं हो, तब तक तो आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से प्रयास किया जा सकता है। अब रही बात कि मेरा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, बात 2017 की है। 2017 में मेरे पिताजी बीमार रहते थे और मैं यहाँ उनकी देखभाल के लिए आया हुआ था। छत्तीसगढ़ में मेरा व्यवसाय है छोटा मोटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। उसी समय मेरी एक चचेरी सास, चूँकि मेरा ससुराल उस पार पड़ता है नदी के, और चचेरी सास गुजर गई। मैं उनके अंतिम क्रियाक्रम में गया था और वो ढंग से भी जली भी नहीं रही होंगी कि मुझे कॉल गया कि पापा सीरियस हैं। मेरे पास सेवरलेट बीट गाड़ी है, छोटा पहिया होता है, नदी से तो आना संभव नहीं था। फेनहारा होकर घूम के आए और जब तक आए तब तक वो गुजर चुके थे, मतलब लगभग आखिरी सांस ले रहे थे। उस समय हमको लगा कि नहीं भाई, ये एक आवश्यक चीज़ है और निश्चित रूप से ये होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगातार कंटिन्यूअस प्रयास करना है। फिर उसी क्रम में हमने लोगों का एक समूह बनाना प्रारंभ किया। इस पूरे मूवमेंट को एक अदौड़ी खोरीपाकर पुल निर्माण संघर्ष का नाम दिया। जिला से लेकर हम दिल्ली तक गए, बिहार भवन तक गए, और वहाँ बिहार भवन पे 2 सितंबर 2018 को हमारा आंदोलन चल रहा था। हल्ला बोल संडे का दिन था और वहाँ के DCP ने कहा कि भाई ये प्राइम जोन है और यहाँ सड़क हमको खाली कराना है। तो उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को फ़ोन लगाया कि भाई आप आइए और इस अनशन को मतलब इस हल्ला बोल को तुड़वाइए। उसने कहा कि संडे का दिन है, ये लोग गलत दिन रखे, हम नहीं आएंगे। तो हमारे पास कॉल आया कि भाई संडे आप चूज़ किए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। हम कोई जल्दी में नहीं है, जब बिहार से दिल्ली चल के आ सकते हैं तो हम मंडे तक कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। मैं कहूँ आप देखो। फिर उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को कहा कि ये बिहार नहीं है, ये दिल्ली है, हम आप पे करेंगे FIR। तो उनको आना पड़ा। तो चूँकि वो मजबूरी में आए थे तो गुस्से में थे, तो उनका ये कहना था कि ऐसे आंदोलन डेली शुरू होता है और समाप्त होता है। तो मैंने उनको कहा कि जब तक ये समाप्त तभी होगा जब अपने
गंतव्य पे पहुंचेगा, और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक मेरी दाढ़ी बढ़ती रहेगी। तो जब जब मेरी दाढ़ी खुजलाएगी तो आपकी ये बात याद आएगी और मुझे याद आएगा कि स्कूल को बनवाना है। तो संकल्प मेरा 2 सितंबर 2018 को बिहार भवन दिल्ली पे लिया हुआ है। इस बीच कई बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, लगभग 4 बार तो हो चुका है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि तुम जाके दाढ़ी कटाओ ना जी, दाढ़ी से पुल बनता है। हम कि नहीं, दाढ़ी से पुल नहीं बनता है। आप अपने विधायक से काहे नहीं पूछते हैं? जब हमारा खुजलाता है तब उसका भी खूब खुजाते हैं। ठीक है, ये दाढ़ी कट सकती है, लेकिन इसमें तो शर्त कुछ और है ना। इसमें शर्त हमने ये रखा था, और आज भी उस पर मैं कायम हूँ, कि नाई मोतिहारी से आएगा, उस पुल से चल के आएगा, मुझे उस पुल पर लेके जाएगा और बीच पुल पे दाढ़ी कटेगी। तो मैंने उनको कहा कि एक काम कीजिए, आप कम से कम पाया ही बनवा दीजिए, उसे बैठ कर कटवा लेते हैं। लेकिन बनवाना तो पड़ेगा, तो जब तक नहीं बनता है तो आंदोलन तो चलेगा। हाँ, एक चीज़ और ये बताइएगा कि ये जो एक हमारा जो सामाजिक विन्यास है और शिवहर का जो पिछड़ापन का जो स्थिति है, इन सब के बीच ये जो तमाम अलग अलग जगहों पे संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष में आप सकारात्मक क्या देखते हैं? जो कि अब तक जो हुआ है, संघर्ष तो हो रहा है, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए विभिन्न आंदोलनों को उतनी मिली नहीं है, तो चूक कहाँ हो रही है? ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें गौर करने वाली है। पहली बात तो यह है कि संघर्ष हो रहा है, यही अच्छी बात है, तो चूक हो नहीं सकती, लेकिन बड़े पैमाने पे असर नहीं डाल पा रहा है। उसके कई कारण हैं। देखिए, होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के जाल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। आज आपने देखा होगा कि हर दल में सवर्ण प्रकोष्ठ, युवा, ठीक है, यूथ प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, पत्रकार प्रकोष्ठ, वकील प्रकोष्ठ, डॉक्टर प्रकोष्ठ। अब ये जो संघर्ष करने वाले हैं, इसमें युवा भी हैं तो यूथ में चले गए, वकील भी हैं तो वो मतलब वकील प्रकोष्ठ में चले गए, अधिवक्ता प्रकोष्ठ में चले गए, पत्रकार हैं तो वो अब चूँकि कोई दल ज्वाइन कर लिए, पत्रकार प्रकोष्ठ में चले गए, बुद्धिजीवी बुद्धि प्रकोष्ठ में चले गए। तो रहा क्या क्या? वो चंद लोग जो सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद बने फिर रहे हैं, इनकी संख्या तो पहले भी कम थी ना। आज जब हम अगर मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता की लड़ाई अगर हो, ये लड़ाई इसको मान लिया जाए कि शिवहर को आपको व्यवस्थित कराना है, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में भी चंद लोग थे ना जो आगे थे। भाला कभी भी नोकीला तभी होता है जब फ्रंट पे एक रहे या दो रहे, पीछे समूह होना चाहिए। उस समय भी क्या केवल ये लोग थोड़े लड़ रहे थे, अरे उसमें सामान्य लोगों का सहमति था। कोई खाना पहुंचाता था, कोई चिट्ठी पहुंचाता था, कोई खबर पहुंचाता था यहाँ से वहाँ, कोई छुपने की जगह देता था। आज़ादी की लड़ाई में ऐसा ही हुआ ना। तो सवाल है कि ये अगर ये संघर्ष चल रहा है तो जब तक इसको खुल के जन समर्थन प्राप्त नहीं होगा, चाहे किसी भी मुद्दे पे संघर्ष हो, तब तक सफलता के चांसेस कम होते हैं। देखिए, और ये बताइएगा, जनरली आज का युवा क्या करता है? युवा का कहना है कि आई हेट पॉलिटिक्स कह के उस कर्तव्य का निर्वहन कर देता है। हो गया कि राजनीति बहुत ख़राब है, हमको राजनीति में नहीं आना चाहिए। और आपके संदर्भ में जितना हम जानते हैं, विधानसभा का चुनाव भी फाइट किए, यंग हैं और युवाओं के चुनाव लड़े, और वर्तमान जो उस समय के विधायक थे उनको काफ़ी मशक्क़त भी करना पड़ा, चूँकि आप मुद्दा आधारित अपने बातों को रखते थे। तो इन सब के बीच में आपसे ये जानना चाहेंगे, युवाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए और युवाओं के न आने से समाज को किस रूप में घटा हो रहा है? जैसे आप सड़क से निकलते हैं, आप सड़क से निकलिए, बाजू में कूड़ा फैला हुआ है, 2 तरीका है, या तो अपना नाक बंद कीजिए और निकल जाइए, या फिर उसकी सफाई की व्यवस्था कीजिए। सफाई की अगर व्यवस्था कर देंगे तो दुर्गंध तभी तक रहेगा जब तक साफ नहीं हो जाता। लेकिन अगर नाक बंद करके वहाँ से निकल लेंगे तो हर बार आपको नाक बंद करके ही निकलना होगा। तो युवाओं को ये डिसाइड करना होगा कि राजनीति अगर गंदी है तो हर बार वो गंदगी देखना है कि एक बार उतर के साफ भी करना है। मुझे लगा था कि उतर के थोड़ा साफ करके देख लेते हैं, क्योंकि क्या था कि बड़ा दुर्भाग्य का था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता था, और आज भी मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ, कि हमारे बाप दादा लोग जब खुद कम पढ़े लिखे होते थे ना तो पढ़ा लिखा नेता चुनते थे। हमारा शिवहर 10 वर्षों से अंगूठा टेक को बिठा के रखा था, तो मुझे वहाँ से लगा कि भाई ये तो गलत है। मतलब इसका मतलब है कि शिक्षा का जिसको खुद ही महत्व नहीं पता, वो कुछ बेहतर करने वाला तो नहीं है। किसी फील्ड में कर भी देख सुनकर, तो शिक्षा के फील्ड में तो बेहतर करने वाला नहीं है। और बिहार में तो ऐसे ही आप देख लीजिए, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं स्कूलों की, स्कूल में पोशाक भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है तो शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो हमको लगा कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। दूसरा एक चीज़ जो हमको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, मैं एनालाइज किया, अब तक जितने विधायक रहे हैं, केवल एक की बात नहीं है, मैंने देखा कि उनके गांव की सड़क बाकी से और ज़्यादा खराब है।
मैं सोचा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका लॉजिक क्या है। बाद में समझ में आया कि ये लोग खराब इसलिए रखे हैं कि जनता आए अपना सड़क मांगने, तो इनका सड़क खराब देखकर खुद ही समझ जाए कि भैया हम किससे कहने जा रहे हैं, ये तो पहले ही नर्क में बैठा है। लेकिन हमको लगा, अफसोस की बात यह है कि वो तमाम लोग जो अब तक विधायक बने अपने ही गाँव के सड़क से गुरुकना शुरू किए होंगे, चलना शुरू किए होंगे। जिस सड़क से गुरुक कर, चल कर या सड़क किनारे हल्का होकर विधानसभा पहुंच गए, उनसे उनका सड़क नहीं बना, तो ये कम से कम 250-300 करोड़ का पुल पुलिया हमारा तो इनसे संभव नहीं होगा। यह सोच के मैंने कहा कि भाई नहीं, अब चुनाव लड़ना चाहिए। एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आप जो बोले हैं उसी से एक चीज़ पता चल रहा है कि अभी तक विकास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ जो पावर में जो लोग आए हैं काम नहीं किए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यही कारण है कि विकास नहीं हुआ है। तो विकास न हो पाने के कारण जब जब कोई कैंडिडेट जीते हैं प्रत्याशी चुनाव, लेकिन जो लोग हारे हैं उनकी संख्या मतलब उनसे कई गुनी अधिक है। लेकिन जो विपक्ष के में जो लोग रहते हैं, अर्थात जो चुनाव में हारे रहते हैं, वो लोग उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि राजनीति में एक बड़ा लंबा परंपरा रहा है सड़क से संघर्ष का, और शिवहर में कहीं ना कहीं इधर भले ही कुछ युवा, आप जैसे कुछ युवा जो हैं सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनरली सड़क पे संघर्ष वो लोग नहीं करते हैं जो राजनीति तथा ये बोलते हैं कि तथाकथित राजनीति कर रहे हैं। तो ये सड़क से संघर्ष का जो परंपरा टूट गया है, ये कितना घातक है? और दूसरा ये कि विपक्ष में जो लोग हारे हुए प्रत्याशी सवाल क्यों नहीं उठाते? देखिए, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। संघर्ष तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो टिकट का संघर्ष करते हैं। वो इस बात का संघर्ष करते हैं कि कोई नीमन दल हमको टिकट दे। उनको विधानसभा और जनता की याद केवल 5 साल में आती है। तभी तो ऐसा होता है कि एक नेता जो पूरे 5 साल तक कहते रहता है हमारा पार्टी सबसे बढ़िया है, टिकट नहीं मिलते ही कूद के निर्दलीय खड़ा हो जाएगा या फिर किसी और दल में चले जाएगा। सवाल ये है कि उसके बाद भी वो मौन रहता है। वो मानता है कि अंतिम समय नाटक करना है चुनाव के समय, और चुनाव जीत जाना है। हार जाता है फिर घर बैठ जाता है। सवाल यह है कि आपने कहा, देखिए विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो सत्ता पक्ष की मनमानी बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कि मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ 14-15 कैंडिडेट थे, एक जीता, बाकी सब हारे। मेरे से जहाँ तक संभव होता है मैं कोशिश करता हूँ, इतना कोशिश करता हूँ कि एक बार विधायक का फ़ोन आधा घंटे तक आता है कि चाचा आपकी बात को लोग सुनता है, थोड़ा गंभीरता से बोलिए। हमके थोड़ा गंभीरता है काम कर लो। उसका एक तरीका ये भी है कि थोड़ा गंभीरता है काम कर लो। अब देखिए, आपने विधायक चुना है और विधायक को लगता है कि अब तो मैं पूरा बिहार अपना है। शिवहर से आपने चुना और विधायक को लगता है अब पूरा बिहार अपना है। पूरे बिहार में एक कम्युनिटी में, एक जाति में कोई भी समस्या हो जाए, वहाँ विधायक का पहुँचना जरूरी है। चाहे शिवहर में जल जमाव हो, चाहे शिवहर में व्यवस्था लचर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका विधायक एक पहले जो था वो पढ़ नहीं पाता था, पढ़ लेता था तो समझ नहीं पाता था, समझ लेता था तो बोल नहीं पाता था, और यहाँ बोल भी लेता था तो विधानसभा में बोल नहीं पाता था। यह जो विधायक है ये कर कुटुंब है। शेड्यूल आता है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, ये कोई खबर है? मतलब ये लोगों को बताना हो कि महीने 2 महीने 3 महीने पर विधायक को शिवहर की याद आ गई है। पता नहीं किन कारणों से लोगों ने चुना। मैं मानता हूं कि पुराने से तंग आ गए थे इसलिए चुना। परिवर्तन जरूरी था। पार्टी आधारित चुनाव होता है और राजद का टिकट मिला, यंग था, चुना। लेकिन जब चुना गया तो हमको भी कोई उम्मीदें थी, हमारी भी, हमको हारने का भी अफसोस नहीं था। बाकी लोग को रहा होगा, मुझे लगा कि कम से कम एक परिवर्तन तो हुआ है, बेहतर तो हुआ है। पहला 0 आवर उसने एक प्रश्न भी रखा उस पुल के लिए जिसका मेरा आंदोलन चल रहा है। पहला प्रश्न उसका पुल से ही प्रारंभ हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि जब विधायक अपने ही विधानसभा क्षेत्र में फेसबुक पर लिख के आएगा कि अब हम सभा क्षेत्र में आ रहे हैं, और आते ही फलना के यहाँ मुरन, फलना के यहाँ जनेऊ, फलना के यहाँ विवाह, फलना के यहाँ तिलक, फलना के यहाँ फलदान करके और फिर पूरे बिहार के भ्रमण पे निकल जाएगा, तो फिर काम कब करेगा? सवाल यह है कि जब काम नहीं करता है फिर चिंता का विषय ये है कि ये तमाम लोग जो विधानसभा लड़ने के लिए आ जाते हैं, हारने के बाद घर में बैठ जाते हैं, क्या इतनी बात उनसे नहीं बोली जाती? क्या इतना उनसे नहीं रखा जाता? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवहर हर बार छला गया है। कभी प्रत्याशी आ जाता है गया से,
कभी प्रत्याशी आ जाता है कहीं से, आ जाए भैया, यहीं बस जाओ ना, तुमको कहीं रहना है ना, आ जाओ। तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र है, तुम यहाँ से विधायक हो, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपने घर करकुट मेहता जैसा महीने 2 महीने 4 महीने पे जाओ, या तो तुम पटना जाओ सीधे विधानसभा, और नहीं है तो क्षेत्र में रहो। एक चीज़ बताइएगा, ये जो है जो सांसद के चुनाव में जो हारे लोग हैं, विधानसभा में जो लोग फाइट किए थे और फाइनली हार गए थे, वो लोग मौन क्यों है? इसका मूल कारण एक शब्द में बताइए क्या? उनको लगता है ना कि बोलने का फायदा नहीं है, बोलने का फायदा केवल चुनाव के समय है। उनको लगता है कि अभी बोल के क्या विधायक रिलेशन खराब करें। देखिए होता क्या बता रहा है, तमाम दलों को देख लीजिए, जो पदाधिकारी लोग हैं या जो लोग चुनाव लड़ते हैं, किसी का समरनालय में डीजे चल रहा है, कहीं कुछ दूसर ठेकेदारी कर रहा है, कहीं कोई तेसर ठेकेदारी कर रहा है, तो बोलेगा तो गड़बड़ा जाएगा जी। चुनाव के बना खाली लड़ रहा था, उसके बाद अब विधायक के पैरवी से काम लोग कराता है, काम लेता है, तो कैसे बोलेगा? जो लोग मौन हैं और राजनीति में हैं, बोलते हैं कि राजनीति हम अरे करते कोई हैं, जेल में सप्लाई कर रहा है, कोई मतलब समाहरणालय में कोई सेवा दे रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, सबको मालूम है कि साला हम विरोध करेंगे तो विधायक है, विधायक का विरोध होगा तो काम छूट सकता है। उनके लिए राजनीति का क्या मतलब? उनके लिए राजनीति का मतलब केवल इतना ही है कि 2-4 करोड़ लगा के लड़ जाओ, जीत गए, जीत गए, जीत गए तो सब अपना ही है, पूरा माल अंदर है, और हार गए तो तब तक लगाते रहो जब तक जीत ना जाए। अब मुझे ये बताइए कि समझ में नहीं आता है कि तेज प्रताप जैसे को आका बना के यहाँ लोग करोड़ रुपए दे देते हैं, गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं कि टिकट के लिए, और चुनाव में आते हैं तो 1200 वोट मिलता है। तो आप समझ लीजिए, लालसा जो है ना, इसको महत्वाकांक्षा भी नहीं कहेंगे, इसको लालच करेंगे, लोलुपता कहेंगे। लोलुपता इतनी है टिकट की कि यहाँ बेचैन हुए पड़े हैं लोग, और समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी फैमिली में हो रही है, एक भाई भाजा, आप देख लीजिए, हमारा ये, हम अपना एक स्वतंत्र विचारधारा के हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नेता भी हैं आप जिन्होंने शिवहर को बनाया, आज उनकी स्थिति देखिए। उनका एक पुत्र जदयू में, अब शायद राजद, पहले राजद फिर जदयू, एक पहले से भाजपा, खुद जो है अब वो मुझे लगता है सन्यासी ले लिए हैं अजीत झा जी। तो सवाल कैसे होगा? मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी की मूर्ति अगर कह के सरकार नहीं लगाएगी तो मैं नहीं लगवा सकता हूँ। मैंने तो कहा था, पंडित रघुनाथ झा जी की प्रतिमा जो लगनी थी समाहरणालय, मैंने कहा था नहीं होता तो बोलो साला भीख मांग के लगा देते हैं, पूरे शिवहर जिला में घूम जाएंगे और ठन्नी चौवन्नी जमा करेंगे तो उतना बड़ा जितना कि प्लान बना है उससे बड़ा मूर्ति खड़ा हो जाएगा। अब देखिए उनके द्वार को हटा दिया गया, बना है कि नहीं बना है दोबारा? अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। अब आप देख लीजिए कि जिसने इस जिला को बनाया, जिसने सृजन किया, मैं वही कहूँगा बना है, स्थापित अभी नहीं हुआ है। हाँ, वो व्यक्ति की उम्र बची होती, राजनीति में सक्रिय होते तो निश्चित रूप से स्थापित भी हो चुका होता, लेकिन जब तक स्थापित नहीं होता है तब तक उसके सपनों को साकार करने के तो हम लोग को निकलना होगा ना, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो केवल टिकट वाले सपने को साकार करने में लगे हैं। अगर वो भी सड़क पर संघर्ष करते, उन्हें लगता है, इस बात का दर्द होता कि मेरे दादाजी ने इस शिवहर को बनाया है और इसकी बेहतरी के लिए हमको काम करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चेतन आनंद बाहर से आके इतना हावी हो जाता। एक्चुअली राजनीति में पैर स्थापित ढंग से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि राजद में रहने से फायदा है कि जदयू में रहने से फायदा है। अब इन समय पे चुनाव में जदयू में चले गए, तो अब पहले राजद में थे। तो ये सब जो है ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि वो जो महापुरुष था ना, वो अपना कुछ छोड़ के ही नहीं गया, वो अपने साथ बहुत कुछ अपना लेके चला गया, जिस कारण से ये स्थिति शिवहर की हो गई है। और जब तक ये व्यवस्थित नहीं हो तो हम जैसे आप जैसे को ही ये भार संभालना होगा, लड़ते रहना होगा, जूझते रहना होगा। अब देखिए ना, कोरोना काल में ये लोग कहाँ थे? कोई नहीं थे, नहीं 14 हारे वाले थे, न जीता वाला था, न सांसद थी, सबका एक अजीब बहाना था, हमरो कोरोना है। अरे तो तोड़ो कोरोना है तो पूरा जिला को कोरोना है जी, तुम यहीं पे रहो ना, आइसोलेटेड रहो, बस फोन पे लगे रहो। हम भी पॉजिटिव थे, पता चलता था फलाना पॉजिटिव है, वहाँ जाना, जाओ मतलब कोविड केयर में लेके जाओ, कोई दिक्कत वहाँ पूछते थे, पहुँचे तहाँ टेस्ट हुआ, तहाँ एडमिट होना है, तहाँ वहाँ है कोई, तहाँ व्यवस्था नहीं है, तुरंत सिविल सर्जन को बोलते थे, तुरंत डीपीएम को बोलते थे, तुरंत डीएम को बोलते थे। निश्चित रूप से आप ही को देख लीजिए, आप लोग वहाँ डेटा एंट्री किए बिना कुछ पैसा लिए किए। और इससे मुझे एक याद आया है कि वो तमाम लोग जो आपके साथ काम कर रहे थे डेटा एंट्री का कोरोना काल में, आप उनको आमंत्रित कीजिए 29 तारीख को, मैं उस मंच से उन सबको प्रशस्ति पत्र दिलाने वाला हूँ। ये 29 अक्टूबर को सरोजा सीताराम हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ आपके जिला के तमाम पदाधिकारी रहेंगे, जन औषधि केंद्र पे यूनिटी दिवस
के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है और स्वास्थ्य जागरूकता का भी है, तो निश्चित रूप से उस मंच से उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा जो कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे थे टेंट में। मेरा यही कहना है कि दुख की बात यही है कि चुनाव के समय गाड़ियों की लाइन लग जाती है, उम्मीदवार दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर छोड़कर आते हैं, लेकिन फिर वो वहीं के वहीं चले जाते हैं। फिर अगले चुनाव में उनकी प्लानिंग होती है कि चुनाव होगा, टिकट कंफर्म होगा तो आएंगे, या लड़ना होगा तो आएंगे, अन्यथा वो 5 साल दिखते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देखा जाता है जनरली जहाँ पे विकास होता है एक टकराव होता है। कार्यपालिका के द्वारा अगर काम नहीं किया गया तो विधायिका के द्वारा सवाल उठाया जाता है, विधायिका की तरफ से काम नहीं किया गया तो कार्यपालिका के द्वारा टकराव किया जाता है। तो शिवहर में कुछ इस तरह का महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अघोषित साठगांठ है। तो ये अघोषित साठगांठ किस बात का है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस सब के पीछे एक महत्वपूर्ण जो कारण है उसको समझना होगा। राजनीति महंगी हो गई है, और जब राजनीति महंगी हो गई है तो आम लोगों के पकड़ से बाहर चली गई है। सेवा है राजनीति? नहीं, वो सेवा अब केवल किताबों तक रह गई है। पढ़ने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति हो गई है महंगी। इन लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। पहले तो पार्टी ले लेता है, लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं चुनाव के समय कि हमको सेवा का एक मौका दे। नहीं तो सेवा का मौका दीजिए, लेकिन उनको ये सेवा का मौका देने वाला डायलॉग मारने के लिए भी जो टिकट दे के भेजा होता है वो अपना सेवा पहले उनसे करा लिया होता है। कई लोग तो कर्ज लेकर, कई लोग तो प्रॉपर्टी बेचकर टिकट खरीद कर लेके आते हैं, तो उनका पहले टिकट खरीदा हुआ है। दूसरा कि जो उनके साथ उस डायलॉग में घूम रहा होता है वो भी अपना दारू, मटन, चिकन सबका व्यवस्था उससे ले चुका होता है। कैंडिडेट के साथ भी 50 लोग अगर घूम रहे होते हैं तो या तो अपनी व्यवस्था ले चुके होते हैं, उससे कैंडिडेट से खर्चा ले चुके होते हैं, या फिर ठेकेदारी के माध्यम से आगे उनको वसूलना रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। आप जो बोल रहे हैं जो लोग घूम रहे होते हैं उसमें कौन रहते हैं? हमारे आपके समाज के बीच के लोग रहते हैं। तो वो लोग जिनको कहीं ना कहीं शिवहर के लिए संघर्ष करना चाहिए था, किसी खास नेता का जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या करना, उन युवाओं के लिए या उन लोगों के लिए जो शिवहर के लिए अपना एनर्जी लगा सकते थे, किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग जो चुनाव में तथाकथित उम्मीदवार रहते हैं, उनमें क्यों संघर्ष लाते हैं? कहाँ है ये मानसिकता? वही बोलना चाहूँगा, कुछ तो देखा देखी भी होता है, एक परंपरा चली आती है। जैसे हमारे बाप दादाओं को पहले लगता था कि नेताओं को फूल माला पहनाएंगे, दड़ी इनके लिए बिछाएंगे तो शिवहर का कल्याण हो जाएगा। अब हम लोग को जाके भ्रम टूटा है कि नहीं भाई, एक बात बताओ, मैनेजर का ब्रीफकेस पकड़ के कोई मैनेजर बन सकता है क्या? और वो मैनेजर उसको मैनेजर बनने देगा क्या? लेकिन अभी भी लोगों में भ्रांति है कि हम नेता के जोड़े रहेंगे तो हम भी नेता बन जाएंगे। आपने देखा कई युवाओं का मोह भंग हुआ है, जो चुनाव में उछल रहे थे, कूद रहे थे। एक आध ने तो साइलेंसर भी खोल दिया था। पता चला कि पूर्णिया थाने के दौरान पकड़ के इतना मारा है कि उसका वो नंगा फोटो पूरा वायरल हो रहा है, और बोल रहे थे विधायक जी को कहे तो और पिटाई पड़ गया। ठीक है, आपने देखा कि पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, विधायक जी के हाथ पर तोड़ देंगे, तो वो तो नहीं है तोड़े, थाना जो है उसको तोड़ दिया। अब वो लड़का का तना विधायक जी को भी नमस्ते करते हैं और इस व्यवस्था को भी नमस्ते। तो ऐसे मोह भंग होता है, धीरे धीरे होगा। मैं ये कह रहा था कि जिन पदाधिकारियों से ब्रीफकेस मिलना होगा, अब उसकी कमियां नज़रअंदाज तो आपको करना होगा। सवाल यह है कि जिस तरीके से आने की परंपरा हो गई है कि भाई विधायक जी महीना बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आएंगे, तो इस बीच ब्रीफकेस यहाँ के लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके देते हैं, या वो लेने ही आते हों, ये अलग बात है। क्योंकि काम करने आते तो मुझे लगता है कि शिवहर का ये हाल नहीं होता। एक चीज़ और बताइएगा, जो कि पंचायत चुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद ऐसा माना गया था कि समाज में वो लोग जो एकदम अंतिम पायदान पे हैं उन तक कहीं ना कहीं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन स्थिति वही हो गया है दुष्यंत कुमार के शेर की तरह, कि दुष्यंत कुमार ने लिखे हुआ है कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये जो लोग हैं जो अंतिम पायदान पे जनरली लोग रहते हैं और पंचायती चुनाव चल रहा है, तो इसलिए वहाँ तक सरकारी योजनाओं का लाभ उनको अब तक नहीं मिल पा रहा है, या फिर उन तक विकास नहीं पहुंच पाया है। तो विकास कहाँ रुका हुआ है? बस वही चीज़ है, यहाँ भी वही कहानी है कि राजनीति महंगी हो गई है। आप एक एक मुखिया को देखिए, करोड़ों तक लगा है, लेकिन एक बहुत अच्छा संदेश क्या है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा का चुनाव पार्टी स्तर पे होता है, इसलिए पार्टी और सिंबल बहुत मायने रखता है, वो असरदार होता है। उम्मीदवार कमज़ोर भी है, टिकट थोड़ा मजबूत है तो वो शायद निकल जाता है, देखिए आपके शिवहर में निकला। लेकिन इसमें पार्टी लेवल पे नहीं होता है। तो इसमें अब दिखा, आप बिहार में आंकड़ा उठाइए, 90% के आसपास पूरे मुखिया बदल गए हैं। मतलब ये एक संकेत अच्छा दे रहा है। मैं बात करूंगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, जो इतने दिनों से संघर्ष कर रही थी। उनके तमाम पदाधिकारी मेरे मित्र हैं, मैं उनके राष्ट्रीय अधिवेशन में जाता हूँ। मनीगाछी में 3 जिला परिषद MSU ने निकाला है, और सब लड़के कितने आपके एज के, मेरे सब जूनियर, 21 साल का, 22 साल का, 27 साल का, सीनियर जो 27 साल का।
10 मुखिया बन के आने वाले हैं मधुबनी में एमएसयू से। अभी गिनती होने वाली है, कुछ का चुनाव हुआ है, कुछ तो आप समझ लीजिए बदल तो रहा है, बेहतर तो हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता के रूप में हम लोग अपने अधिकार को समझ ही नहीं पाते हैं। हमको बार बार लगता है कि हमारा मुखिया हमको आवास दिया है, वो क्या बात हुई 20,000 ले लिया, तो उसको तो लग रहा है कि हमको 1.5 लाख मिला ना जी, 20,000 ना लिया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुखिया को तो इसमें लेना ही नहीं था जी। ये मुखिया का ना पंचम वित्त लग रहा है, ना इसमें कोई पंचायत का फंड लग रहा है। ये तो प्रधानमंत्री या केंद्र का योजना है जिसमें मुखिया को केवल ये बताना है कि हाँ ये यहाँ का वासी है कि नहीं है, हाँ ये इस लायक है कि नहीं है। और उसका भी तो लिस्ट पहले से ही अप्रूव होकर आया है, जो बीपीएल एपीएल का आधार है उसके आधार पे अप्रूवल लिस्ट है, उसको कुछ करना ही नहीं है। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं और यहाँ शौचालय में लोगों को पैसा देना पड़ता है। और सच्चाई यही है कि जो शौचालय 12,000 रुपये मिलते हैं उसमें से भी जो खा जाया जाता है, उसके बाद जो बचता है ना, उतने में उसी साइज का शौचालय बन सकता है जिसमें अगर 1 महीने कंटिन्यू कोई बैठे तो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम चालू हो जाना है। तो आप समझ लीजिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकताएं चेंज हो गई हैं। जिन्हें भी ये है कि हमको आगे लेके जाना है क्षेत्र को या खुद को आगे लेके जाना है, जिसको खुद को भी आगे लेके जाना है ना, वो बेहतर कर पा रहा है। आप देखिए 2016 में रितु जायसवाल मुखिया बनी, आज राजद की प्रवक्ता है, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कारित हुई। हम तो काफ़ी 17 से लगभग साथ में हैं, ठीक है। अब राजनीतिक दल में चले गए हैं तो थोड़ा सा दूरी बनी है, लेकिन मेरा यह कहना है वो तो वहाँ तक चली गई। मंदाकिनी है, पिरोखर मधुबनी, मतलब क्या गजब का क्या बनाया है पंचायत। शिवहर में लोग क्यों नहीं आ रहे एक तरह से? वही बोल रहा हूँ ना कि देखिए शिवहर में आप मुखिया की बात करिए तो एक मुखिया ने थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। आपको याद होगा पिछले कोरोना काल में 9 दिन तक एक मुखिया हमारे साथ अंचल में बैठी हुई थी, रूबी देवी, और बहुत बेहतर प्रयास उसने किया था। पेवर ब्लॉक उसके बाद चालू हुआ समझ लीजिए जिले में। आज भी उसका जो पानी टंकी का टावर है वो आप जाके देखेंगे तो आरसीसी का बेहतरीन टावर बना हुआ है। ठीक है, पंचायत की राजनीति है, मुझे लगता है इस बार शायद ही वो निकल पाए। ठीक है, अब वैसे अब उनके हस्बैंड भी नहीं रहे, एक मतलब व्यक्तिगत क्षति भी ज़बरदस्त हुई है। तो प्रयास, अच्छा प्रयास करने वाले निश्चित रूप से आप देखिए ना कोरोना काल में क्या पूरा वो छिड़काव करा रही थी, उनका पूरा टीम घूम रहा था समाहरणालय में, मतलब उन्होंने करवाया, फॉगिंग के लिए पूरी टीम घूम रही थी। एक मुखिया ने इतना प्रयास किया था। यंग मुखिया के प्रत्याशी के रूप में अगर देखा जाए शिवहर में अब तक जो चेहरा है तो एक कुसर में संभवतः खुशबू कुमारी का नाम आ रहा है। और जनरली बहुत सारे यंग हैं जो टैलेंटेड हैं और अच्छा समझ रखते हैं राजनीति के, तो राजनीति से दूर क्यों जा रहे हैं? तो आ क्यों नहीं रहे? ये तो बहुत अच्छी पहल है। मैं जैसे ही इस खबर को देखा और सुना कि खुशबू कुमारी जिसकी एज मात्र 21 साल है और मुखिया के लिए नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेशन दी है, तो मुझे याद पड़ा है। आप देखिएगा खुशबू कुमारी जिला परिषद जीती है और उसकी भी एज लगभग यही है, इसकी 21 है और उसकी 22 है। ठीक है, शिवहर में एक ही है ये दिक्कत है। हाँ शिवहर में एक ही ये दिक्कत है। हर पंचायत से ऐसा आना चाहिए था, हर पंचायत से निकलना चाहिए था। और मुझे लगता है कि देखिए अभी एक भ्रम बना हुआ है ना कि मुखिया मतलब 2-4 करोड़ खर्चा, मुखिया मतलब 50 लाख खर्चा, मुखिया मतलब बड़ा आदमी, मुखिया मतलब 10-20 गाड़ी वाला, मुखिया मतलब बदमाशों से उठ बैठ। ये जो बना हुआ है ना मुखिया मतलब दबंग, यह भ्रम धीरे धीरे मैंने क्या बोला, रितु जायसवाल, अब मान लीजिए कुसर, रिजल्ट जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयास की तो सराहना होनी चाहिए। तो आज मुझे लगता है उस प्रयास को देख के प्रयास होगा। और आज महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। हमारा तो राज्य में ही आप समझ लीजिए नीतीश जी जो सरकार चल रही है वो महिलाओं के दम पे चल रही है। वो मान रहे हैं कि हमारा वोटर मेन महिला ही है, जो पुरुष देता है वो महिला के कहने पे देता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आप समझ लीजिए कि ये बड़ा बेहतर संकेत है, लेकिन संकेत बहुत छोटा है। शिवहर खुदे छोटा है और शिवहर छोटा है, उसमें भी एक छोटा संकेत है कि मात्र एक लड़की ने हिम्मत किया कि भैया हम 21 साल के एज में चुनाव लड़ेंगे और वो मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है ऐसे संदेश हर पंचायत से आने चाहिए, और जिस दिन ऐसा संदेश आना पंचायतों से प्रारंभ हो जाएगा ना, आप समझ लीजिए विधायक सांसद इस सब में पार्टी का दबदबा है। पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव भी एक ऐसा चुनाव है तो जिसमें सिंबल की ज़रूरत आपको नहीं, मतलब पार्टी के सिंबल की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें आपका अपना प्रयास और आपका सेवा भाव काम करता है।
एक चीज़ और ये बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं जो अपना लीडर किसी को चुन लेते हैं, क्या ऐसा संभव नहीं है क्या कि हर आदमी इतना सबल हो जाए, क्योंकि अब तो शिक्षित हर लोग रह रहा है, तो इतना सबल हो जाए कि खुद का नेता खुद रहे। देखिए, अगर आप किसी एक व्यक्ति को अगर अपना लीडर मानते हैं, बहुत बड़ा समूह का कोई लीडर है, तो उसको भी कहीं ना कहीं अहंकार हो जाएगा। तो क्या इतना सबल लोग नहीं हो सकते हैं कि खुद में अपना कुछ काम तो खुद से करा लें, बस ये टाल ना दे? तो ये कहाँ चुप हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप राजस्थान को देखिए, सरकार कितनी भी अच्छी रहे 5 साल में पलट देता है। कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और तवे में रखा हुआ रोटी, अगर उसको अल्टा पलटा नहीं जाएगा तो अकड़ जाएगा, और अकड़ जाएगा, रोटी अकड़ जाएगा तो स्वाद का जायका बिगाड़ देगा, और पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अकड़ जाएगा तो विकास का जायका बिगाड़ देगा। सच्चाई यही है कि हम, ठीक है, फॉलोअर्स होना चाहिए। आप किसी के फॉलोअर्स हैं, कोई गांधी जी को मानते हैं, कोई गोडसे को मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है, फॉलोअर होना चाहिए, लेकिन भक्त नहीं होना चाहिए। सच्चाई ये है कि यहाँ भक्ति हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि, अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता चले जाइए, आपके घर में मान लीजिए बिटिया का शादी है, तो वहाँ कार्ड लेके जाते हैं और वहाँ कहते हैं पार्षद को, सर ये कार्ड लीजिए, हमारी बिटिया की शादी है, इस डेट को है, कम्युनिटी हॉल साफ करवा दीजिएगा, सड़क पे चूना करवा दीजिएगा, नाली साफ करा दीजिएगा। और यहाँ क्या होता है, फोन लगा दिया, विधायक जी बेटवा के जनेऊ है, आज शाम में आराधना है, आइएगा, कम से कम 4 को राइफल वाला लेके आइएगा और फोटो खिंचाना है। विधायक आया, उसको लगा कि विकास काम हो गया, वो रास्ते में चला, चाहे ऊपर गाड़ी कीचड़ हिल के आया हो, लेकिन वहाँ मस्त आ गया, विधायक चला गया या नेता चले गए, लेकिन प्रचार वहीं छोड़ गए। दूसरे दिन पान के दुकान पे विधायक जी जो है ना, वो लाल वाला मिठाई नहीं खाते हैं, उजर का खाते हैं। तो दूसरा कह के हमरा क्या आए, उजर का खरीद है। विधायक आया, किया कुछ नहीं, जितना चुनाव नहीं किया उससे ज़्यादा लेके आया था, जोड़े लोग को खिला पिला के चला गया, लेकिन प्रचार होकर चालू है कि विधायक जी ललका मिठाई ना उजर का मिठाई खाइए। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। हमको लगता था कि ये लोग शौक से लम्हर गाड़ी रखता है, उच्च पहिया वाला, ऐसा नहीं है। जब विधानसभा लड़े ना, जब हमारा सेवरलेट बीट का इंजन फेल हुआ, तब हम बोलेरो पकड़े, तब हमको समझ में आया इन सब की मजबूरी है। ये लोग सड़क कम गड्ढा ज़्यादा बना के रखा है, छोट पहिया का गाड़ी यहाँ पासे नहीं होता है, इसलिए इनकी मजबूरी है लम्हर लम्हर टाटा सफारी लेके घूमने का, फॉर्चूनर घूमने का, क्योंकि उस लायक ये लोग सड़क बनाया। मैं कहा ना कि जिस सड़क से लोग झड़ा फिरते फिरते विधानसभा पहुँचा है, अपने ही गाँव का सड़क इनसे नहीं बनता है, तो हम जैसे को तो फिर दाढ़ी बढ़ा के पुल चिल्लाना ही पड़ता है। फिर तो लगता ही है कि ये 300 साढ़े 300 करोड़ का पुलिया इनसे थोड़े बनने वाला है। एक और चीज़ है, चूँकि बहुत बड़ा इशू था यहाँ पे, रीगा चीनी मिल बंद हो गया और कहीं ना कहीं बहुत अधिक लोग इससे प्रभावित थे, लेकिन इतने बड़े इशू पे कहीं किसान गोलबंद नहीं हुए। किसान इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, हमको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि गन्ना के खेती के लिए शिवहर जाना जाता है और रीगा चीनी मिल एकमात्र सहारा था। तो ये किसान यूनाइट नहीं हुए, इतना बड़ा इशू को कोई भी न राजनीतिक लोग और ना ही आम लोग जो इससे प्रभावित हैं, इसको कोई बड़ा इशू बना पाएँ, और ये कहीं ना कहीं अब रीगा चीनी मिल का भविष्य भी अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। इस टॉपिक पे क्या करें? देखिए, गलत हो या सही हो, ये बात आपको मानना होगा कि देश की राजनीति भी एक अलग धड़े में चल रही है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जिस तरीके का भी परंपरा हो गया ना, मैं कल पेट्रोल पंप पे था, मैंने पूछा, वैसे ही पूछ लिया, हम लोग नॉर्मली पूछते नहीं है, 500 का डलवाना है, डलवाना क्या पूछना, रेट क्या है, क्योंकि डेली तो बढ़ रहा है घट रहा है, वैसे ही मैंने पूछ लिया, अरे 112 रुपया हो गया। तो वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कह रहा है, जानते हैं देश के लिए इतना जरूरी था, देश का विकास के लिए पेट्रोल डीजल का महंगा होना जरूरी था। हम की ये शिक्षा इस तक आ गई है, यही पहले नहीं आई थी। हम कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 किलो प्याज पे गिर जाता था, 100 रुपये पहुँच गया जी, 50 रुपये पहुँच गया जी, 70 रुपये पहुँच गया। ये जो ट्रेनिंग दी गई है ना, जिस तरीके से ट्रेनिंग हुई है ना, वो ट्रेनिंग हम लोग को आश्वस्त कर दिया है। हम मोदी विरोधी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी आश्वस्त हो गए, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब किसी को कोई चिंता नहीं है। किसान का पैसा लगभग 150 करोड़ उस मिल के पास है, उसके मालिक ओम प्रकाश धनुका की कम से कम, मुझे लगता है उन दिनों जब मैं अपने फॉर्म में था इस मिल को लेकर, क्योंकि सीज़न चालू होने से पहले, अब तो पता लगा ये सीज़न होना नहीं है, फिर अगले सीज़न ही होना है, तो 15-15 मिनट तक वीडियो कॉल आता था ओम प्रकाश धनुका का, और वो कन्विंस करता था, नीतीश जी हमको नहीं दे रहे हैं, हमारा पैकेज है, सॉफ्ट लोन है 40 करोड़ का। अरे तुमको 40 करोड़ मिल ही जाएगा, तो उस 40 करोड़ से ही 200 करोड़ का कर्जा सजेगा जी। किसानों का तुम लिमिट करा दिए हो, गन्ना सप्लाई किया 1 लाख, लिमिट में करा दिया 3 लाख का, पैसा निकालिए 3 लाख,
अब उसका तुम ब्याज नहीं भर रहे हो, सबके सब डिफाल्टर हो रहे हैं। तो नहीं, इसमें देखिए हमारी कोई कमी नहीं है संजय जी। असल में हम लोग तो चाहते ही हैं कि ये मिल चल जाए। हम कि 200 करोड़ का ऑफिस था, जेम्स फैनल जब छोड़ के गया था कलकत्ता में, तुम बेच खाए हो, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, तुमको तो जेल जाना होगा। संजोग से 4 दिन बाद FIR हो गई। उसके बाद लगातार सिलसिला प्रारंभ हो गया, ठीक है, फ़ोन आने का कि देखिए ऐसा हो गया है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम आपको ये बताते हैं, हमने पैसा भी रिलीज करवाया है। आपको बता दूं, जिस समय एडवाइस बनता था हम वहाँ बैठते थे। आज भी उनके जो जनरल मैनेजर हैं, हम वहाँ बैठते थे। शशि गुप्ता तो अब चले गए, शशि गुप्ता उस समय देख रहे थे पूरा। अभी आप समझ लीजिए कि वहाँ बैठ के हम लोग एडवाइस बनवाते थे, कितना पैसा गया है बैंक को और किन किन किसानों के खातों में जा रहा है वो करते थे। 18 करोड़ की उनके पास चीनी का स्टॉक था। DM को कह के सीतामढ़ी ज़बरदस्ती 1 शॉट में खरीदवा दिए थे कि कम से कम पैसा आएगा, जिसमें 90% किसानों को जाना था, 10% मिल प्रबंधन को जाना था। लेकिन स्थिति यहाँ पे क्या हो गई है कि जब तक सरकार और सरकार से जुड़े मंत्री गंभीर नहीं होंगे तब तक कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। अभी आप देखिए, आपके गन्ना मंत्री बने, उनका कहना था इसके डांड में रस्सी लगा के पैसा लेंगे। अरे कोई कहता है कि मिल बेच देंगे, उससे जन कल्याण थोड़े होना है। 2010 में मिल प्रबंधन ने एक पत्र लिखा था बिहार सरकार को कि अदौरी खोरी पाकर का पुल अगर बन जाता है, मोतिहारी का चीनी मिल बंद हो चुका है, उस पार के किसानों से गन्ना हम बड़ी आसानी से ला पाएंगे और मिल को पर्याप्त गन्ना मिलेगा, इसलिए पर्याप्त रूप से पेराई हो पाएगी। लेकिन इनकी नज़रें नहीं खोली। 2010 में उसने कहा था, मेरा आंदोलन तो फिर भी 17 में प्रारंभ हुआ। 2014 में उसने पत्र लिखा बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कि अगर मोतिहारी से शिवहर के रास्ते रेल से कनेक्ट कर दिया जाता है तो हम जैसे नरकटियागंज साइड से लाते हैं, हम बोगी में भर के हम वो लाइन से, रेलवे लाइन से गन्ना ले आएंगे, पर्याप्त रूप से गन्ना हमारे मिल को पहुंचेगा, क्योंकि मोतिहारी का मिल तो बंद हो चुका है। आप देखिए पूरे बिहार में 24 मिल में आज स्थिति यह है कि मुश्किल से 9 चल रहा है। इसमें भी अभी स्ट्राइक वगैरह समाप्त करा के एथनॉल का काम थोड़ा सा प्रारंभ किया गया है। पिछले 2.5 साल लगने के बाद भी इनको सैनिटाइजर का लाइसेंस नहीं दिया गया था, एक टेम्प्रेरी लाइसेंस दिया गया बाद में कोरोना काल में DM सीतामढ़ी द्वारा, जो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं हो पाया क्योंकि उस पर ट्रेडमार्क वगैरह हो नहीं सकता था। अब सांसद को लग रहा है कि चुनाव 24 में है तो कुछ तो मुद्दा चाहिए, तो पूछी भी बोली भी कि क्या करना चाहिए मिल का, तो अब वो प्रयास कर रही हैं। कितना सफल होगा प्रयास नहीं मालूम, लेकिन लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक केस चला गया हुआ है और आप समझ लीजिए कि बॉम्बे में इसकी सुनवाई हो रही है और किसी भी समय ये मिल बिक सकता है। वैसे एसआर ग्रुप की बात हो रही है कि उसको शायद मुझसे बातचीत कर ली गई है, लेकिन शर्त यही है कि पहले किसानों को भुगतान करना होगा और मिल चलाना होगा। मतलब मिल बेचने का मतलब ऐसा ना हो कि किसी ऐसी कंपनी को बेच दें जिसे लगे कि इसका लोहा ठीक है, लोहा बेच देते हैं और ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेच देते हैं, फिर तो वही हाल हो जाएगा जो मोतिहारी में हो रहा है। तो ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन मैं बताऊं कि लोग इतने आश्वस्त हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए उनको लड़ने की जरूरत नहीं लग रही है। भले बर्बाद हो जाना है, मिल बंद हो जा रहा है, गन्ना है बेशक नहीं जा पा रहा हो। इस बार आपको पता है कैसे कैसे भेजा गया है गन्ना? कैसे कैसे भेजा गया? लोग अपना लाते थे, एक प्राइवेट लोग खड़ा रहता था, अपन ट्रक में भरता था, गोपालगंज छोड़ के आता था, अपन ट्रक में भरता था, दूसर मिल में छोड़ के आता था, ब्लैकमेल करता था, यही रेट में लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 3 मिल को तो लेने के लिए भी कहा गया था, मझौलिया, सिंहबालिया और बिल्कुल, उन्होंने एक अपने कथित सेंटर भी बनाए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या होता था, मध्यस्थता चल रही होती थी और उस गन्ना धुलाई में आपका शिवहर अव्यवस्थित हो जाता था, सड़कों पर जाम लग जाती थी, शिवहर टाउन में जाम लग जाता था। यहाँ से आप समझ लीजिए ट्रकें जब निकलती थी गन्ना भर के तो बड़ा बुरा हाल होता था। एक तो एक्सीडेंट भी हुआ था उन दिनों, मतलब कुहासे में एक गाड़ी भी फंस गई थी, पीछे से आके लग गया। तो सवाल यह है कि भाई लोग खेती किस लिए करता है? पैसा मिले। आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा सरकारी खाद का बीज का दुकान हो जो किसान को कहता हो कि तुम ले जाओ, बीज ले जाओ, खाद ले जाओ, हमको पैसा 3 साल बाद देना। तो जब ऐसा कोई दुकान बीज और खाद का नहीं हो सकता तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसान का गन्ना मिल लेकर 3 साल पहले लिया हुआ वाला गन्ना का पेमेंट आज तक न करे और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और साथ में हमारे सांसद विधायक लोग ताली बजाते रहे, बहुत बढ़िया हो रहा है। अरे बढ़िया तो ये हो रहा है कि किसी की बेटी की शादी करनी है, वो टल रहा है कि मिल पैसा देगा तो हो जाएगा। किसी को बड़ी बीमारी का इलाज कराना है, वो अपनी बीमारी को टालने का प्रयास कर रहा है, जब ऑपरेशन जब पैसा आएगा तो वो कराएंगे। लेकिन इस सब के बीच में क्या हो रहा है, कुल मिला के किसान
तो आप समझ लीजिए बर्बादी हो गई। एक उद्योग के नाम पे मिल था, वो मिल भी अब कब तक है ये कहना मुश्किल है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सांसद, विधायक, राजनीतिक दल, नेता ये हमेशा रहेंगे। किसान भी मौन। किसान मौन है, किसान वही बोले ना, किसान कहीं ना कहीं आश्वस्त हो गया है, या फिर अपने नियति पर अब उसको लग गया है कि यही हमारी नियति है। कभी बाढ़ में, कभी सुखाड़ में, कभी मिल के फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने में, हर जगह पीसता किसानी है। आप जिस तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही है, आप देखिए ना, मतलब स्थिति यह हो गया है कि उसके लिए तो एक ही उपाय है, पलायन, भाग रहा है। और इस महामारी और इस सब बात देखिए, फिर उसको वापस लेके आ रहा है, फिर यहाँ रह रहा है, वापस जा रहा है। कोई क्या करेगा? पूरे शिवहर में, हालांकि स्थिति पूरे बिहार की है, पूरे शिवहर में ये स्थिति है कि बारिश ढंग से हो जाए तो फसल पानी के अंदर, बाढ़ की जरूरत नहीं होती है। पहले बाढ़ नुकसान पहुंचाया करता था, अब बाढ़ वाले हिस्से का काम तो बारिश ही कर देता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर को सड़क बनाना आता है, लेकिन सेक्शन पाइप की क्या उपयोगिता है ये समझ में नहीं आता है। अगर उसको लगा कि फॉर्मेलिटी करने के लिए सेक्शन पाइप भी डालना है, तो वो ऐसी जगह डालेगा जहाँ पानी आता ही नहीं हो, जहाँ पानी इकट्ठा होता ही नहीं है, वहाँ आपको सेक्शन पाइप दिख जाएगा, और जहाँ पानी जमा होता है वहाँ सेक्शन पाइप दिखता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि मतलब आप समझ लीजिए कि किसान की तो सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण खुद किसान है, क्योंकि वो किसान कम है, किसान नेता ज़्यादा हो गया है। और किसान नेता भी ऐसा हो गया है कि हम कांग्रेस के नेता है, तो जो केंद्र में कांग्रेस का मुद्दा चलेगा उसी पर हम आंदोलन करेंगे, मिल चाहे भाड़ में जाए। इतने कूट बन चुके हैं किसानों के, और सभी दलों ने किसान प्रकोष्ठ अलग से बना रखा है। अब बड़ा उनको असमंजस लगता है कि भाई अपने सरकार है, चाहे बेशक मिल बंद हो गया, सरकार अपन है तो विरोध क्या ना करे। यह जो है ये किसानों को कहीं ना कहीं आपस में बांट दिया है। एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो है किसी भी क्षेत्र का विकास सरकार और समाज दोनों के साझा प्रयास से संभव है, तो सरकार के द्वारा तो प्रयास नहीं हो रहा है, जैसा कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपने भी बताया। अब समाज कितना प्रयास कर रहा है समाज में परिवर्तन के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए, क्षेत्र के लिए, क्योंकि सामाजिक स्तर पर भी कई चीज़ का समाधान हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनरेशन गैप होता है। पिछले 20 वर्षों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अपडेट हुआ है। तो कौन अपडेट हुए? नई पीढ़ी। तो नई पीढ़ी कहाँ है? नई पीढ़ी दिल्ली, बम्बई, पंजाब के सड़कों पे भटक रहा है, नई पीढ़ी बेंगलोर में भटक रहा है। जो हमारे नए लोग पढ़ने गए वो लौट के वापस नहीं आ रहे हैं कि भैया वहाँ रहने लायक व्यवस्था क्या है, वहाँ जीने लायक संभावनाएं क्या है, वहाँ रोजगार लायक संभावनाएं क्या हैं। तो जब फ्रेश माइंड ही आपके पास नहीं, आपका फ्रेश माइंड दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, पंजाब में गिर भी है, तो फिर नया कुछ आइडिया आएगा कहाँ से, नया कुछ होगा कहाँ से? जो गांव में है, जो शहर में आज बचे हुए हैं ना, वो या तो आधा से ज़्यादा रिटायर्ड हैं, या फिर वो दिमागी रूप से रिटायर्ड हैं। उनका जो नया पीढ़ी था, जो नया सृजन कर सकता था, जो नई दिशा दे सकता था। मैं इसलिए तो कहा कि देखिए ना, पूरे शिवहर में एक लड़की 21 साल का पढ़ लिख के कहती है कि हम मुखिया बनेंगे। नहीं तो अभी तक मुखिया तो ये बनना चाहता है कि नहीं, हम कुर्ता धोती शुरू से पहने हैं, बंडी लगाए हैं, तो हम मुखिया बनेंगे, हमारे पास संपत्ति है तो हम मुखिया बनेंगे। तो नया आपके बीच हो ही नहीं पा रहा इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो तो पहले ही माइंड मेकअप है। पढ़ने जाना है, दिल्ली में उजरा के रह जाना है, पढ़ने जाना है, बेंगलोर से वापस आना ही नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं, जो प्रयोग है, वो प्रयोग आपके समाज में हो नहीं पा रहा। इसलिए समाज विकास चाहता है, विकास समाज की भी जिम्मेवारी है। लेकिन अब मुझे बताइए, 4 किलोमीटर दौड़ना होगा तो कोई 80 साल का बूढ़ा तो नहीं दौड़ेगा ना, जवान ही दौड़ेगा। तो जवान कहाँ दौड़ रहा है? दिल्ली के सड़कों पे दौड़ रहा है, बेंगलोर के सड़कों पे दौड़ रहा है। कुछ ही लोग हैं, हम जैसे, आप जैसे, जो वापस आए हैं, जो कहते हैं कि नहीं यहीं पे खोदना है, यहीं इतना खोदना है कि यहीं से कुछ विकास निकलेगा। ये संख्या कम है, और वो कम इसलिए भी है कि गार्जियन का डंडा पहले रहता है। ला, तुमको करा दिल्ली में विकास ढूंढो, तुम यहाँ ढूंढ रहा है। लोग बच्चे को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, डंडे के जोर पर भेज रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ संभावनाएं नहीं है। तो जितने शिथिल उम्र के लोग हैं वही यहाँ रह गए हैं, वही आपके समाज हैं। तो पहले से शिथिल है ना, उसके कई कारण है। एक तो उन्होंने शुरू से यही देखा है कि नहीं, यही से बढ़िया हो नहीं सकता है। एक बार जो विधायक बन गया, उसके दिमाग में ही बैठ जाता है कि यही से निमन विधायक ना हो सके। नया पीढ़ी जब तक वापसी नहीं करेगा, आपका फ्रेश एनर्जी जब तक आपके बीच नहीं रहेगा,
तो जितनी शिथिल सरकार है उतना ही शिथिल समाज है। अगर सरकार शिथिल है तो उसके लिए भी समाज जिम्मेवार है, और समाज शिथिल है उसके लिए तो खुद समाज जिम्मेदार है ही। सच्चाई यही है कि चूंकि यहाँ संभावनाएं नहीं हैं, नए लोग नया प्रयोग कर सकते थे, नए लोग बेहतर कर सकते थे, और उन तमाम नए लोग रोजी रोटी के चक्कर में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब के सड़कों पर भटक। अंतिम सवाल ये बताइए, जो कि एक तो आपका पक्ष है कि आप संघर्ष करते हैं विभिन्न मुद्दाओं को लेकर, खोड़ी पाकर सहित कई मुद्दाओं को लेकर आपका संघर्ष चलते रहता है। एक दूसरा भी आपका पक्ष है जो कोरोना काल के दौरान दिखा, बहुत सारे लोगों का हेल्प किए, और जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, उन लोगों का मदद किए। तो ये जानना चाहते हैं, और ये लोग भी जानना चाहते हैं, जो कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो लोग को बताइए शिवर के कि ये जो सोशल वर्क है, और विशेषकर उस तरह का सोशल वर्क जो कोई मतलब किसी का परिजन अत्यंत बीमार है, उनको बेड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, उनका जान बच गया, तो ये करने के बाद तो उनको लाभ मिलता है। लेकिन ये सब करने के बाद जब आप अकेले में पड़ते हैं तो आपको कितना संतुष्टि महसूस होता है, ये इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि और लोग को भी लगे कि मतलब बहुत ये संतुष्टिजनक काम है, तो वो लोग भी प्रेरित होंगे। तो इसको थोड़ा सा आप बताइए कि जब ये सब आप करने के बाद, लोगों का हेल्प करने के बाद, विशेषकर उन लोगों का जो या तो गंभीर रूप से बीमार हैं, दुर्घटनाग्रस्त हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं अकेले में? बिल्कुल, देखिए, मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, बस खड़ी है उस चौक पे, और आपको पता नहीं है कि बस मिलती कहाँ, और आप यहाँ भटक रहे हैं, तो इसको भी एक सेवा ही कहेंगे ना, कि हम आपको बता दें कि बस वहाँ मिलेगा, और बस वाले को बोले कि इसको ज़रूर लेके जाना, ये जा रहा है। कोरोना काल में क्या था, जहाँ ऑक्सीजन था वहाँ पेशेंट नहीं था, और जहाँ पेशेंट था वहाँ ऑक्सीजन नहीं था, जहाँ बेड था वहाँ पेशेंट नहीं पहुँच पा रहा था, और जहाँ पेशेंट था वहाँ बेड था ही नहीं। हम लोग को कनेक्ट करना था। हमारे लोग मुजफ्फरपुर से फ़ोन करते थे, भैया किसी हॉस्पिटल में बेड है तो दिलवाइए ना। अरे आओ ना भाई, शिवर में खाली है। करना इतना ही था। मैंने लोगों को कॉन्फिडेंस देके, लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर जाते हैं ना समान दिन में, अभी आपके हॉस्पिटल में कोई बीमार होकर जाए तो उसको तुरंत ही लोग मुजफ्फरपुर भेज देता है। मुझे लगता था कि 5 तो उसका इलाज ही है, तो मुजफ्फरपुर में उसको बेड नहीं मिल रहा था, मतलब तुम वापस आओ। नॉर्मली कोई आता नहीं है, लोगों ने विश्वास किया मेरा, मुजफ्फरपुर से वापस आया, यहाँ एडमिट कराया, यहाँ सिविल सर्जन को पहले तैयार रखा, गरीब भी कराए हैं, वो वीडियो भी बनाता है और हम वायरल भी करते हैं। डीपीएम को पहले बता दिए, बोले भेजे हैं, पेशेंट के नाम तक लिख के भेजते थे कि ये पेशेंट हमर है, व्यवस्था नहीं मिलेगा अंदर से वीडियो बना के भेजेगा, फोन करेगा, आपको परेशान करेगा। उनको लगा कि तोथू होगी, काम हुआ। अब वो पेशेंट अगर मुजफ्फरपुर में ही ढूंढते रहता तो यहाँ आपका बेड खाली रह जाता, लेकिन वो पेशेंट मर जाता। बात संतुष्टि की नहीं है। मैंने एक नए तरीके की राजनीति शुरू की। 4 साल से मेरी दाढ़ी बढ़ रही है। पदाधिकारी में बहुत तरीके के लोग होते हैं, उनमें से कुछ ऐसा है जो सोचते हैं कि ये आदमी बड़ा अजीब टाइप का पॉलिटिक्स कर रहा है, सेवा के माध्यम से कर रहा है। यहाँ एक उनमें रिगार्ड आ गया है, मैं वही कह रहा हूँ, उनमें रिगार्ड आ गया, वो मेरे बात को मानते हैं। फिर एक चीज़ और ये जानना चाहते हैं, जनरली ऐसा मानसिकता है समाज में, एक सामान्य आदमी सोचता है कि अगर कोई आदमी राजनीति में है तो क्रूर होगा, लेकिन राजनीति में अगर कोई जुड़ा हुआ है कारण समाज सेवा, जो मूल रूप से राजनीति का मकसद ही है समाज सेवा, और आप राजनीति में जुड़े हैं, मतलब एक आम जनता में परसेप्शन है कि राजनीति में जुड़ा है मतलब क्रूर होगा। तो ये एक राजनीतिज्ञ का जो मानवीय गुण है, इससे थोड़ा रूबरू कराइए लोग। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नेता अगर नेक और नियत दोनों बचा लेना, फिर उसको चुनाव के समय पब्लिक का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है और दोनों हाथ जोड़ के वोट मांगने की जरूरत नहीं है, फिर उसको मिलेगा। शुरू में संख्या कम रहेगी, बाद में बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं कहता हूँ कि पद जनता के हाथ में है, लेकिन अपना मान, प्रतिष्ठा और कद नेता के हाथ में होता है। उसकी एक्टिविटी ही उसको दिलाता है। आज शिवहर में एक बड़ी संख्या हमको पहचानने लगी। क्यों? हमारी पहचान क्या, हम तो एक समान व्यक्ति है ना। पहचान ये है कि आपको समस्या होगी तो हम आपको समाधान बताएंगे, जरूरत पड़ेगा हम आपके साथ जाएंगे, जरूरत पड़ेगा हम फोन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम आपको उस व्यवसाय कनेक्ट करा देंगे, जरूरत पड़ेगा तो यही नहीं, हम आपको पीएमसीएच और आईजीएमएस तक भी कनेक्ट करवा देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने मेरे प्रयास को देखा, उनमें से पदाधिकारी भी हैं। कुछ पदाधिकारी को लगता है कि अरे इन भ्रष्ट नेताओं का भी मजबूरी में पैरवी सुनते करते हैं, उससे बढ़िया कम से कम उल्टा हमारे बड़े बड़ा रिगार्ड से सुनता है, हम नाजायज़ पैरवी भी नहीं करते हैं। लेकिन जायज़ कामों को लेकर भी परेशान रहने वालों की संख्या कम नहीं है। ऐसे लोग जब हमसे संपर्क करते हैं और हम किसी पदाधिकारी को बोलते हैं तो उनको लगता है कि यार जब भ्रष्ट नेताओं का सुनना पड़ता है तो ठीक लोग हैं, तो काम हो जाता है। अभी सर्वे डिपार्टमेंट में मतलब हमारे यहाँ से कोई जाता था तो बोला आप भदौड़ी से हैं,
हमको फ़ोन आता था, संजय जी आपके दूरी के कहाँ हैं, बहू को बैठाए हैं, देखिए हम इमीडिएट काम कर दिए। वो आदमी बोला कि साला हम तो इसका नाम ही नहीं लिए थे तब भी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है। देखिए जनता को क्या चाहिए, उसका काम थोड़ा आसान हो जाए। मैं आपको बता दूं, कर्मचारी को यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कहते हैं ना, राजस्व कर्मचारी को। 4-5 कर्मचारी ऐसा है कि जिसको मैं फ़ोन कर देता हूँ कि ये वाला भेजा हूँ कर देने के लिए, तो वो इमीडिएट कर देता है, पैसा भी नहीं लेता। उसको लगता है कि दिन भर तो मैं कमा ही रहा हूँ ना, दिन भर तो इन भ्रष्ट नेताओं का पैरवी सुन ही रहा हूँ ना। कोई एक तो है जो जायज़ काम बोलता है और बड़े तरीके से बोलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा असर करती है, संतुष्टि खूब मिलता है। हम तो कहते हैं किसी बच्चे को सांप काट लेता है तो सदर पहुंचने से पहले फ़ोन हमको आ जाता है, थोड़ा सिविल सर्जन को कह दीजिए, थोड़ा डॉक्टर को टाइट कर दीजिए, और मैं उस जिम्मेवारी को निभाता हूँ, चाहे मैं पटना में हूँ, दिल्ली में हूँ या सीतामढ़ी हूँ। इमीडिएट मैं उसको करता हूँ, बल्कि उसका फॉलोअप करता हूँ। मतलब आप समझ लीजिए कि, और अभी मैं लोगों का अपना ओपिनियन होगा, सिविल सर्जन को लेके मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक ओपिनियन है। अभी ऐसे ऐसे मामले कई हुए हैं जिसमें आज तक शिवहर में हॉस्पिटल और सिविल सर्जन रिस्क ही नहीं लेता था, सीधे मुजफ्फरपुर भेज देता था। अभी एक मैं चंदन माही जी हैं, उनकी पत्नी पंचायत समिति लड़ रही है, उनके सिस्टर का या किसी का प्रॉब्लम था, वो लेके गए थे, डिलीवरी ब्लीडिंग थी, एक हरिओम आए, उस मतलब इसको रेफर कर दिया था। मैंने कहा कि हो सकता है मुजफ्फरपुर जाते जाते दिक्कत हो, क्या हम रिस्क ले सकते हैं? सिविल सर्जन का आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, खुद मौजूद होकर कराया और ऑपरेशन सफल रहा, ड्राई हो चुका था बिल्कुल बच्चा। तो मेरा ये कहना है कि वो एक कहावत है ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, मैं कंफर्म था कि वो लेडी अगर ट्रांसफ़र होकर जाती मुजफ्फरपुर, बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, वाटरिंग वाटरिंग पहले से चालू था, घर से ही ख़राब कंडीशन में हमने वहाँ भिजवाया था, तो पक्का वो दोनों ही नहीं बचते। और जब खड़ा होकर वहाँ रिस्क लिया गया है तो ऑपरेशन सफल रहा है। तो मेरा केवल ये कहना है कि चीज़ें बदल रही हैं। शिवहर में खास करके युवाओं ने जो तान छेड़ी है, चाहे वो ब्लड बैंक हो, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो, देखिए डिग्री कॉलेज की बात हो। अब देखिए ना, मुझे अजीब लगता है कि एक विधान पार्षद और विधायक दोनों लड़ रहे हैं, इसके लिए अध्यक्ष पद के लिए। बोला शुरू से तो विधायक ही बनता था। अरे उच्च सदन कौन सा है, ये तो गरिमा की बात है ना कि जिस पद पर शुरू से विधायक बैठता था अब उससे बड़ा बैठेगा। भैया आप एक विधान पार्षद को देखिए, उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा ऊंच है कि लोकसभा ऊंच है? राज्यसभा ऊंच है। विधान परिषद ऊंच होगा कि, अरे जिस राज्य में मुख्यमंत्री तक विधान परिषद से बना हो, 4 मंत्री विधान परिषद से बना हो, वहाँ विधायक कहता है हम सत्ता पक्ष से नहीं है तो क्या, हम तो अध्यक्ष हम ही रहेंगे। हम इसी बात पे हुआ कि भाई आप थोड़ा सा देखिए, हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है, आधा घंटे तक हमको जाऊँगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम लोग गाँव में तो हाई स्कूल है, कहीं नहीं उसका गठन करता है, तो 2 दिन में हो गया फिर। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ों को समझिए, बदलिए। युवाओं ने जो तान छेड़ी है उसका परिणाम आ रहा है, बेहतर आ रहा है, और हम तो शुक्रगुजार हैं आप लोगों का कि जिन्होंने हमको कम से कम इस लायक बनाया। अब शिवहरे थोड़े सुनता है, सीतामढ़ी भी सुनता है। हम बीच में भयंकर खुश थे जब शिवहर एसपी आपके छुट्टी पे थे और सीतामढ़ी एसपी प्रभार में थे, तो हमको लगता था संतोष जी वापस आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब सीतामढ़ी में हम लोग बात नहीं करते हैं, मैसेज खाली मार दीजिए, काम हो जाता है, क्योंकि जायज़ काम रहता है। रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी वो एसपी 1 बजे भी सक्रिय रहता है। यहाँ तो जगाना पड़ता है। खैर आपका डीएसपी ठीक है, लगातार टच में रहते हैं, बातचीत होती है। पदाधिकारी सब, खराब पदाधिकारी भी ठीक हो जाता है, कुछ लोगों के लिए ठीक रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं ठीक नहीं रहने पे। तो मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ी उम्मीद शिवहर में युवा है। ये अलग बात है कि हम अपनी रोजी रोटी में उजरा के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब पहुंच गए हैं। अगर हमारी संख्या यहाँ पर्याप्त रूप से रहती या कभी भविष्य में वापसी हुई तो बेहतर दिशा तो देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें भी हम लोग का प्रयास बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आपका डिग्री कॉलेज ठीक है, अरकरवा में ही हो या यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं, होना अनिवार्य है, होना ज़रूरी है। आज आप मुझे देखिए, मैंने कई बार कहा है, जगदीश नंदन पथ का नाम बदल काहे नहीं देते? किसने हक दिया है जगदीश नंदन जी के नाम को खराब करने का, जब आप उस पर जल जमाव समाप्त नहीं करा सकते हैं? हम तो कहें जो उसका जो है ना जनप्रतिनिधि पथ नाम रख दीजिए, लगे कि तमाम नेता कैसे हैं। कभी महिला गिर जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, इतना पानी लगा हुआ है, क्या प्रशासन की गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जाती है? क्या शहर के जाने माने वकील वहाँ से नहीं जाते हैं? बाढ़ काउंसिल में बैठे रहेंगे, एक बार टेंशन नहीं है। मतलब पता नहीं, या तो लोगों को प्रेम हो गया उस
जल जमाव से, यही बढ़िया लगता है। आप पदाधिकारी से बात कीजिए तो कहता है अंशुमान नंदन जी से बात कीजिए, नगर अध्यक्ष से बात कीजिए, नगर अध्यक्ष से बात कीजिए तो कहता है भैया हमारा हाथ में क्या है, देखिए ना फंडे नहीं है। मतलब स्थिति यह हो गया है कि उम्मीद टूटने लगा है, और आप थोड़ा सा टाइट हो जाइए तो बोले भैया वोट का नुकसान हो जाएगा। मतलब आप असहाय जैसा नहीं लगता है। 2018 में उस मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे थे, डीएम को ऐसा हुआ कि डीएम को 15 दिन का लिख के देना पड़ा, और उसके बाद हुआ अरशद अजीज जी चले गए, अवनीश कुमार आए, अभी सज्जन आ रहा है, काम वही है, आज भी जल जमाव है। इस सब के लिए मैं आपको बताता हूँ मुकुंद जी, एक बहुत अच्छा संकेत है कि इस बार पंचायत चुनाव में 90% तक बदलाव हुआ है पूरे बिहार में, और मिथिला क्षेत्र में तो खास करके मैं एमएसयू के तमाम साथियों का बधाई देता हूँ कि मतलब जिस तरीके से वो लोग आए हैं, लगता है कि कुछ बिहार बेहतर होने वाला है। आने वाले समय में हमको शिवहर का भी पता लग जाएगा। अगर मुखिया बड़े स्तर पर परिवर्तित होता है तो ये समझ लीजिए एक अच्छा संकेत है। फिर हम लोग परिवर्तित मुखिया के माध्यम से प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं, एक जागरूकता का, एक टीम बनाने का। असल में क्या है ना, हम आपके एज ग्रुप के जो लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं वो यहाँ नहीं बाहर कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लोग मजबूरी में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब चले गए हैं, और जो लोग यहाँ हैं ना उनका माइंड मेकअप हो चुका है कि कल्याण केवल नेताजी से होगा। ये फलना है, ये फलना मोहन के पुत्र हैं, ये फलना झा के पुत्र हैं, इसी में चल रही है पूरी कहानी। और कुछ भी बेहतरीन तो छोड़ दीजिए, बेहतर भी नहीं हो पा रहा है, होने लायक भी नहीं हो पा रहा है। मतलब आप बताइए ना, ये कोई विषय है कि विधायक जी विधानसभा क्षेत्र में आएंगे? अरे विधायक जी को विधानसभा क्षेत्र से कहीं जाना भी चाहिए तो केवल विधानसभा जाना चाहिए, तब जब सत्र चल रहा हो। क्योंकि भाई अगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की जरूरतें नहीं है तो फिर चुना क्यों किया था? और जब चुना गया था तो यहाँ रहेंगे ना जी। पूरे बिहार में कोई समस्या हो तो विधायक जी वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी कहाँ घूमने, आपको मालूम है? कहाँ? तारापुर, आरापुर, जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है ना, ये लोग स्टार प्रचारक बना हुआ है। हर साल में 5 बार पार्टी बदलाता था। आज आप विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। ठीक है, लवली आनंद जी नहीं है विधायक, तो वो है ना, घूमे पूरे जहाँ घूमना है उनको करने दीजिए। आप विधायक, आपकी जरूरत शिवहर में है तो आप शिवहर में रखते नहीं हैं, आप चले जाइए, घूमते रहिए। यहाँ पे हो गया, वहाँ कुछ हुआ, कौन से सुरेंद्र सिंह की हत्या हो गई, वहाँ चले गए। मतलब आप देख लीजिए इससे क्या होता है, इससे नुकसान पूरी जनता का है। मैंने कहा NH 104 जाने लायक नहीं है, रेल मांग लिया आप लोग, मिला नहीं, पुल की दाढ़ी बढ़ गई मेरी, बना नहीं। बिलवा का डैम मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए चांदी का बहुत बड़ा कटोरा बना हुआ है, सोने का, चल ही रहा है इस बार, लेकिन उम्मीद है कि बन जाएगा। क्योंकि अब नहीं हुआ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, क्योंकि हर बार क्या होता था, थोड़ा सा काम हुआ, बाढ़ आया, बोले सब बह गया जी, ठेकेदार भाग गया, फिर अगला आया, फिर ऐसे होता था। तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए तो शिवहर आपको थोड़ा सा बेहतर दिखने लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरत है, आप समझ लीजिए कि ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है आपके यहाँ। NH ऊंचा, उसकी नाली ऊंची, और कॉलोनियों से आने वाली नाली नीची, तो जाएगा कहाँ? जगदीश नंदन पथ। मैंने कहा कि उसको या तो जलपथ नाम रख दो या जनप्रतिनिधि पथ नाम रख दो, कुछ ना कुछ ऐसा रख दो। किसी को अधिकार नहीं है कि जगदीश नंदन सिंह का नाम खराब करे, भाई उनकी क्या गलती थी, वो थोड़े सड़क बना के गए, आप लोग बना नहीं पाए, नाली बनाना नहीं आया, नगर का जो है व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाया, इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो अजीब बात हो गया कि भाई हम खराब चीज़ों का नामाकरण थोड़े कर देंगे किसी बड़े आदमी के नाम से, और नामाकरण किए हैं तो उसको उस सेंटर पे काम करना होगा। तो मुकुंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बेहतरीन बातचीत रही आपसे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि शिवहर को अगर बेहतर दिशा देना है तो हम लोगों को गाँव में निकलना होगा, हम लोग को, हम जैसे कुछ लोगों को ढूंढने होंगे। वो अलग बात है कि उनमें से भी कुछ लोगों को राजनीतिक दल उठा के ले जाएगा, उनको कहेगा तुमको हम यूथ का जो है ना जिलाध्यक्ष बना देते हैं, यूथ का ना उपाध्यक्ष बना देते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कोई पढ़ा लिखा है तो बोला आपको बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में ले चलते हैं। आप लोगों को जोड़ के तो देखिए, उन लोग चुन चुन के उठाने के लिए बैठे हैं। कोई वकील होगा बोला आपको तो अधिवक्ता प्रकोष्ठ में थोड़ा देते हैं ना, और वो लोग चले भी जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनकी सत्ता आएगी तो पीपी चुनाएगा तो हमारा नाम आ सकता है, और होता भी ऐसा, हुआ भी है, जीपी पीपी ऐसे चुनाते भी हैं। तो ये सब जो तरीका है ना, मतलब आप समझ लीजिए अब इनके अलग हो गई राग, सवर्ण प्रकोष्ठ अलग,
ई प्रकोष्ठ अलग, दलित प्रकोष्ठ अलग, मतलब जितना ही बांट सकते हैं ना उतना बांट रहे हैं। अभी जातीय जनगणना का सुने ही होंगे, बौड़ाए हुए हैं लोग, जातीय जनगणना करेंगे क्या भाई? ठीक है, इसका मतलब होगा आने वाले समय में जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो पार्टी अपने एक लिस्ट जारी किया करेगा, ये जाति का कोटा में इतना सीट, ए में इतना सीट, ए में इतना सीट, ए में इतना सीट। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना बांटने का प्रयास हो रहा है ना, वो प्रयास ही एक बहुत बड़े आने वाले समय में नुकसान का संकेत है। और हमको तो बड़ा अच्छा लगा, पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े तो हर बूथ से हमको वोट मिला, जीरो हम कहीं नहीं थे। तो हमको लगा कि नहीं, अभी भी लोग आंदोलनों को अहमियत देते हैं। नहीं तो हम ये समाज में, हमको तो जानते भी कोई नहीं था, हम हर गांव गए भी नहीं थे, शायद हम हर बूथ वाली जगह गए भी नहीं थे, हमको नाम भी नहीं पता था। हम तो अब जाने हैं कि भाई लालगढ़ एक जिम्मी सिंह अलग है तो मतलब तो हमको पता भी नहीं था, वोट वहाँ से भी आया। तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको ऑर्गेनाइज वे में तरीके से काम किया जाए तो आने वाले समय में शिवहर को बेहतर दिशा दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमको राजनीतिक दलों के चुंगल से थोड़ा बाहर आना होगा, क्योंकि दलों में स्थिति यह हो रही है कि शोषण हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये दल से एलर्जी क्या? हमको एलर्जी दल से नहीं है। एलर्जी क्या है कि आप यूथ हैं, आपको यूथ विंग में डाल दिया। यूथ विंग का काम क्या है? दिल्ली से आया है, आज फलना मुद्दा पर हंगामा करना है, तो हंगामा करवाए। उसको तब तक यूथ में रखेगा जब तक वो बुढ़ा ना जाए। यूथ को ये लोग टिकट कोट देता नहीं है, यूथ को चुनाव लड़वाता नहीं। अरे तो वही तक क्रांति लाएगा ना। तो दल में लिया है, उसको युवा का प्रेसिडेंट बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है, उसको टिकट देना। अभी उसमें ऊर्जा है। आर्मी में भर्ती होता है तो 50 साल का व्यक्ति भर्ती होता है जी। देश का आर्मी भर्ती करता है तो नौजवाने को ना करता है, सीमा पर लड़ना है। तो नौजवान जब तक रहेगा, जब तक उसमें जज्बा रहेगा कुछ बेहतर करने का, तब तक वो सब यूथ विंग में उसको डाल के रखेगा राजनीतिक दल। वो जब तक उसको बुढ़ा नहीं देगा, कम्बा के, दड़ी बिछवा के, माला पहनवा के, तब तक उसको जो है मेन स्ट्रीम आने नहीं देगा। और जब वो मेन स्ट्रीम में जाएगा तब तक तो वो अपने सब झड़ल हो गया रहेगा, मतलब उसकी खुद की क्वालिटी समाप्त हो गई होगी। उसको एक ही आदत होगा, फिर वो अगले पीढ़ी को कहेगा काम करो, तुम्हारे लिए माला बनाओ, तुम्हारा दड़ी बिछाओ, जय हो कर लो। मतलब हमको तो एलर्जी है। हम विधानसभा चुनाव में जब हमको कोई कहता था ना संजय सिंह जिंदाबाद, है बंद कीजिए, ये मरल नेताओं के लिए है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता जिंदा होता है जी जिंदाबाद कहने से। हौसला बात कहिए, हौसला बढ़ाइए। तो एक नारा निकला था और हमको लगा कि वो नारा हमारा जो है काम किया। हमने लोगों को कहा कि संघर्ष प्रणाम बोलिए, कम से कम प्रणाम के साथ संघर्ष जुड़ जाएगा तो याद आएगा। हम नाम अपना बदलवा लिए, आप मेरे पासपोर्ट तक पे संजय संघर्ष सिंह। क्यों? जैसे ही संघर्ष की चर्चा होती है, कहीं ना कहीं पुल से कनेक्ट होता है ना जी। चेहरे पे दाढ़ी बढ़ा लिए, क्यों? दाढ़ी देखता तो चर्चा होता ना। हम बता रहे हैं आपको, बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम चल रहा होता है, जैसे पहुंचते हैं तो लोग जो मंच पर भाषण दे रहा होता है ना, वो अपने माने पुलवाड़ी घूम जाता है वही जब पुल प्रारंभ हो जाता है। अभी मंगल पांडे आए थे सीतामढ़ी में, देवेश ठाकुर मंच पे थे और मुझे ज्ञापन देना था। मैं जैसे ही अंदर घुसा हॉल में तो चालू हो गया, देखिए संजय जी आए हैं, अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल के लिए मैं इतने वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ, अपना चालू हो गया। अब मैं नहीं पहुँचता, नहीं जाता, मेरी दाढ़ी भी नहीं रहती तो मैं अलग दिखता नहीं, और नहीं दिखता तो फिर बोल नहीं पाते, बात रह जाती। उन्होंने मंगल पांडे को कहा, मंगल पांडे ने आश्वासन दिया मैं कि इसका मंत्रालय इसके पास रहेगा, नहीं रहेगा, कै दिन रहेगा, और सही में यही हुआ, निधि जमीन को मिल गया। तो स्थिति यह है मुकुंद जी, निराशा कहीं नहीं है, प्रयास के हद तक प्रयास करना है। हमको एक संतुष्टि हुई कि 1 साल पहले, विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले जब लोकसभा चुनाव था, सांसद 35 मिनट तक हमको कन्विंस करते रहे। मैंने उनको कन्विंस कर दिया था कि जो मैं कर रहा हूँ गलत की सही। तो खड़ा हुई, पीठ ठोकी, बोला बेटा काम तो तू ठीक है कर सके, हमारा भोटवा के नुकसान हमें ले बेचन हम कि हमारा कद ही इतना बड़ा, कितना नुकसान हो जाएगा। विधायक को हम कहे थे जो चिट्ठी साइन करो, और नहीं तो 1 वोट से भी हारोगे ऊपर हमारा नाम लिखल रहेगा और तुम्हारे घर के बाजू से उम्मीदवार खड़ा कराएंगे। संजोग से दोनों पूरा हो गया। पप्पू यादव से टिकट की मेरी बात हुई, मुझे अप्रोच किया हम कि नहीं हमको टिकट वोट नहीं चाहिए। हमको पता कैसे लगेगा तुमको कहो, तुम्हारे छाप को कहो मिला और हमको कहो मिला, तो बामी को दिला दिए। तो घर के बगल से उम्मीदवार खड़ा हो गया और हार भी गया। गिनती में थे, थोड़ी देर के लिए पहुंचा था विधायक। अभी आपके जो विधायक हैं इनका तो मैं पूरा टोटलिंग कर रहा था, क्योंकि अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैनुअल टोटल तो हम ही लोग का फास्ट था। तो वो अपना नोट करके लाता था, हम टोटल करके उसको बता देते थे इतना पे पहुँचे हो। तो ये विधायक पूछा आपका उस समय सरफुद्दीन
कि हमारा क्या स्थिति है संजय जी, हम एक बात कहना चाहते हैं, खिसियाना नहीं चाहिए आपको। आप अभी तक राजद का प्रचार कर रहे थे क्या? मतलब क्यों ऐसा क्यों करेंगे? सब वोट तो उसी का निकल रहा है, अपना उठ के चले गए। ठीक है, उस समय उस शख्स ने कहा था कि आपसे ज़्यादा जिद्दी आदमी मैं किसी को देखा नहीं, जो कहे से पूरा कर लिया। मन पूरा हो गया ना आपका, हम हार गए ना, हम बस बिल्कुल हार गए। जीतने वाले ने उस समय चेतन आनंद ने वहीं पैर छुआ था कि चाचा वोट तो विधायक जंक्शन से आप ही निकाले, हमर राजद के टिकट के कारण मजबूत स्टेशन था, इसलिए हम तक पहुँच गए। तमाम दलों का जो प्रचार गाड़ी हमको रास्ते में मिलता था, उसमें अगर 5 लोग बैठे होते थे तो 4 लोग हाथ हिला के अभिवादन करते हुए जाते थे। वोट हमको नहीं देते थे, वोट हमको नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि एक आदमी है जो बेहतर तरीके से लड़ रहा है। हमको पूरे उसमें कहीं भी प्रशासन से 1 मिनट भी डिले नहीं हुआ, गाड़ी का परमिशन बिना गए। आप समझ लीजिए, एसपी हमको लगातार प्रेशर करके दी, हम कि ना बॉडीगार्ड नहीं लेंगे। अरे जिसको मारना होगा, आपको शायद नहीं पता होगा इस घटना को मैं बता दूं, जब कैंडिडेट की मीटिंग हो रही थी, डीएम थे, ऑब्जर्वर जो आए थे दिल्ली से वो थे। डीएम कहे जे संजय अभी तुम सिक्योरिटी काहे नहीं लियो? हम कि हम नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं लोगे? मैं कहा इसलिए कि मैं मरना नहीं चाहता, और तुरंत श्री नारायण सिंह का मर्डर हुआ था। बोला इसलिए मैं नहीं लेना, चलो तो मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जिंदा रहना है, बहुत काम करना है। बोले ये क्या बात हुई, सिक्योरिटी लेना का मतलब मरना होता है? हमको बिल्कुल होता है। अरे सबको पता है कि हम चाकू भी नहीं रखते हैं, तो हमको कोई मारने आएगा तो चाकू लेके आएगा, और उससे बचाने लायक आपके पास हॉस्पिटल भी है, और उस लायक सड़क है कि वहां तक पहुंचा जा सकता है चाकू लगने पे। लेकिन जिसको पता लगेगा कि आपने एक दे दिया है पिस्टल वाला साथ में, तो राइफल लेके आएगा ना जी। तो राइफल के गोली से बचाने लायक ना आपके पास डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है, ना भाग के जाने लायक सड़क है। करवाइन दीजिएगा, करवाइन दीजिएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 6 दिन नाटक चला। अंत में एसपी हमको बुलवाए, बोले कि संजय जी हम आपका पूरा गौर से देखते हैं, आपने कहा है कि एक गाड़ी से ज़्यादा मैं प्रचार नहीं करूँगा, अगर मुझे 10 गाड़ियाँ भी मिलती हैं तो मैं 10 दिन उसका प्रयोग करूँगा, एक गाड़ी से ज़्यादा प्रयोग नहीं करूँगा। गाड़ी में 5 लोग अलाउड हैं, तो एक काम कीजिए, एक ड्राइवर हो गया, एक आप हो गया। जब हम करवाइन देंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए, करवाइन जो है हवलदार पकड़ेगा, और उसकी सुरक्षा के लिए 2 गो पिस्टल रखिए होगा, तो 3 से कम में करवाइन कहीं नहीं जाता है। आप देख लीजिए खोलो, तो 3 वो हो गया, आप तो अकेले रह गए, ड्राइवर टाइगर हुआ, तो प्रचार कौन करेगा? जनसंपर्क में अकेले जाइएगा, तो एक गाड़ी बढ़ा लीजिए, हम दे देते हैं। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने कहा तो कोई बूढ़ा दीजिएगा तो हम पुलिस लाइन में ही छोड़ के चल देंगे। तो जयप्रकाश जी जो उनका अपना बॉडीगार्ड था, वो निकाल के हमको दिए थे, और हमको बाद में समझ में आया कि अरे मेरे से भयंकर गलती हो गई, क्योंकि वो तो एसपी का बॉडीगार्ड थे, तो उसको पूरा एरिया देखा हुआ था। वो